हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे किया हुआ है, लिंक आप लोगों को सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसमें सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्स में एक्सप्लेन्ड हैं और NCERT सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि हम इस वीडियो में एक ही सिंगल वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको कराऊंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए जिन्होंने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद द ओवरव्यू ऑफ नंबर सिस्टम्स, ठीक है। नंबर सिस्टम्स के बारे में हमने बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, ठीक है, जैसे 7, 48, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे जो नंबर्स हैं दीज आर अवर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे होल नंबर जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, तो होल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट आ गए इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होते हैं, हाँ, 0 भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, है ना। फिर आगे हमारे रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय Q, और ये होने चाहिए P बाई Q फॉर्म में, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। P बाई Q फॉर्म में होने चाहिए और ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल R, जिसमें हम और भी एक नंबर्स टाइप ऑफ नंबर स्टडी करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं जैसे पाई मतलब 22/7 वैल्यू, √5, √3 जो सॉल्वेबल नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एज अवर चैप्टर का जो नेम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर्स के आउटसाइड भी हमारे पास एक नंबर्स होते हैं जिनका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है हमें यहाँ पर ये नंबर्स पढ़ने का, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इतने सारे नंबर्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, फिर ये एक अलग तरह के नंबर्स क्यों हमें पढ़ने पड़े, तो देखते हैं कैसे हुआ। वी हैव सीन दैट द इक्वेशन, अगर हमारे पास 10th में क्लास में हमें इक्वेशन दे दी जाती थी x² + 1 = 0, तो हम इसको सॉल्व करके ये निकालते थे x² = 1, और अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये हो जाता था नेगेटिव, आ जाता था नंबर ये रूट के अंदर, तो वहाँ पर हम लिख देते थे कि ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो हमें इस नंबर सिस्टम्स को एक लार्जर सिस्टम में एक्सटेंड करना पड़ा जहाँ पर हम ऐसी जो इक्वेशंस हैं इनका सोल्यूशन ढूंढ सकें, ठीक है। हम जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे क्लास 10th में, याद करो, वहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। डिस्क्रिमिनेंट अगर जो ग्रेटर देन 0 होता था, ठीक है, बड़ा होता था 0 से, तो हम बोलते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, रियल रूट्स हैं और अलग अलग रूट्स हैं। और अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो हम बोलते थे रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। और जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाता था, लेस देन 0 आ जाता तो हम बोलते थे उसके रूट्स रियल नहीं हैं और वो इक्वेशन को हम वहीं छोड़कर आ जाते थे, ठीक है। तो क्लास +1 में हमने इसी चीज़ को सॉल्व किया है। सो देयर इज़ अ नीड टू एक्सटेंड अवर सिस्टम टू अ लार्जर सिस्टम, ठीक है। तो हम ऐसी सिचुएशंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। ये हो गया ऑब्जेक्टिव टू स्टडी दिस चैप्टर, राइट। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे हमारे पास कोई भी रूट में -1 लिखा है तो ये हम इसको बोलते हैं आई का मतलब है यहाँ पर आयोटा, इसको बोला जाता है आई नहीं आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है, ये आपको याद रखना है। एक नंबर जो किसी ऐसी फॉर्म का हो a + आयोटा b, वेयर a एंड b जो हैं वो क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं और आयोटा क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2 + आयोटा 3, ठीक है, -1 + आयोटा × √3, क्योंकि मैंने कहा कि a और b जो हैं वो कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर। तो रियल में तो सारे ही आते हैं, इर्रेशनल, रैशनल, इंटीजर
हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 जो हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं। यहाँ पर अगर -1 की बात करें तो दिस इज़ एन इंटीजर, और √3 की बात करें तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो जब कभी भी कोई भी जो नंबर है वो इस फॉर्म का हो, जैसे 5 + 3 आयोटा लिखा है, आयोटा को चाहे पीछे लिख लो या आगे लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। सो 5 + 3 आयोटा, तो a + आयोटा b की फॉर्म में अगर हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब कभी भी हमारे पास रूट में कोई भी ऐसे वैल्यू आएगी -1, तो उसका वैल्यू मतलब उसका जो आंसर है वो क्या है, आयोटा है। इसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। क्लियर। नेक्स्ट आ गया फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + आयोटा b। a जो है वो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, और जो b है क्योंकि इसके साथ आयोटा इमेजिनरी लगा है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ अवर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जो रियल पार्ट है इसको हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है, और क्या स्मॉल z से, REZ से, ऐसे ऐसे लिख के REZ से, और इमेजिनरी वाले पार्ट को लिखते हैं IM और साथ में Z, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 5 + आयोटा 3, तो इसमें जो 5 है, अगर आपको बोला जाए कि रियल z निकालो और इमेजिनरी z निकालो, तो इमेजिनरी z क्या है, 3 है, और रियल z क्या है, 5 है, ठीक है जी। ऐसे करते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, जो जैसे मैंने मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ए और सी, तो आर इक्वल इफ़ ए इज़ इक्वल टू सी, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी और डी, तो बी इज़ इक्वल्स टू डी, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से इक्वल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पर हम अलजेब्रा मतलब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब जैसे हम नॉर्मली रियल नंबर्स को, या हम बात करते हैं इंटीजर्स को, या हमारी बात हो गई होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे इनको भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडिशन। लेट मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। एक बात मैं बताना भूल गई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो हमारे Z से डिनोट होते हैं, ठीक है। बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो सम है इन दोनों का कैसे डिफाइन होता है कि हम रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं प्लस आयोटा, और फिर साथ में इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। टेकिंग फॉर एग्जाम्पल दिस 2 + आयोटा 3 प्लस -6 + आयोटा 5, कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, तो 2 - 6, ठीक है। यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि इसके साथ ही ऑलरेडी माइनस है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करो, 3 + 5, ठीक है। सो 2 - 6 माइनस का 4 प्लस आयोटा 8, ठीक है। तो दिस इज़ द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी पढ़ भी रखी हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, नंबर 1 इज़ क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो सम है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। अभी अभी हमने देखा, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया और आंसर भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, ठीक है। ये होता है क्लोजर लॉ। नंबर 2 इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कि Z1 चाहे Z2 में ऐड कर दो या Z2 Z1 में ऐड कर दो, आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है ये। नंबर 3 इज़ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि 3 हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 एंड Z3, तो Z1 + Z2 और Z3, मतलब पहले हम Z1 + Z2 को ऐड करें फिर Z3 में ऐड करें, और इधर Z2 + Z3 को ऐड करें और फिर Z1 में ऐड कर दें, तो आंसर विल रिमेन सेम। एसोसिएटिव लॉ को भी ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नंबर 4 इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम जब 0 ऐड करें तो आंसर विल रिमेन द सेम, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये हमारा इन केस ऑफ रियल नंबर्स भी होता है। अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया हमारे पास 67, ठीक है, हमारा नॉर्मल नेचुरल नंबर ले लिया या होल नंबर ले लिया, इसमें हम जब 0 ऐड करेंगे तो आंसर विल रिमेन सेम, वही सेम नंबर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम 0
ज़ीरो जब ऐड करते हैं तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी द आंसर, यानी कि यहाँ पर आइडेटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज़ द आइडेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नंबर 5, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स भी करता है। कोई भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव आप उसमें ऐड कर दो तो आंसर विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव नंबर। जैसे हमने ले लिया 2 + 3 आयोटा, ये मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसमें मैं इसका नेगेटिव ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऐड करना है हमें इसका नेगेटिव, -2 - 3 आयोटा। अब इनको ऐड करो, 2 - 2, ठीक है, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करा, और आयोटा, ठीक है, फिर 3 - 3, तो 0 + आयोटा इंटू ज़ीरो, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के में उसका ही जो इन्वर्स है वो ऐड कर दिया जाए तो आंसर विल बी ज़ीरो। तो ये होगी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसको सेटिस्फाई करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपका डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कैसे करते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 6 + 3 आयोटा -2 - आयोटा। एक वे तो ये होता है, इसको बीच में प्लस लिखकर फिर -Z2 लिख लो, यानी कि ये Z1 है और Z2 है, हमने बीच में क्या करना है, प्लस करना है और फिर इसके आगे नेगेटिव लगा देना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। सिंपल आपको जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं तो हमने इनकी ब्रैकेट्स को कर लेना है ओपन, 6 + 3 आयोटा माइनस हो गया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -2 + आयोटा। अब सिंपली आप कर लो, 6 - 2 कितना हो गया, 4, और प्लस आयोटा, ठीक है, और 3 + 1, यही हो गया ना, ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में कर लिया। सो 4 + 4 आयोटा जो है वो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे Z1 × Z2 करना है, ठीक है, तो Z1 × Z2 करके कैसे करेंगे, A × C, ठीक है, देन A × आयोटा D, ठीक है, फिर आयोटा B × C एंड देन आयोटा B × आयोटा D। ये मैं आपको सिंपल करके ही बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है 3 को हमने करना है 2 + आयोटा 6 से मल्टीप्लाई, देन लेना है आयोटा 5, ठीक है, और हमने 2 + आयोटा 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 × 2 = 6, जैसे हम नॉर्मली रियल नंबर्स में करते हैं वैसे यहाँ पर भी करेंगे। 3 × 6 = 18 आयोटा, प्लस ये हो गया 10 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू 5 × 6 = 30। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 6 + 18 + 10 आयोटा, दैट इज़ 28 आयोटा, माइनस का 30, ये हो जाएगा 28 आयोटा -24। ठीक है, तो ये हमारा रियल पार्ट हम आगे लिखते हैं। सो -24 प्लस का 28 आयोटा। ठीक है, ये आ गया आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। नंबर 1 इज़ क्लोजर लॉ, कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अभी हमने देखा, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट आ गया नंबर 2 इज़ कॉम्यूटेटिव, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लो या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ही आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। नंबर 3 इज़ एसोसिएटिव लॉ, Z1 × Z2 × Z3 या Z1 × Z2 × Z3 करके देख लो, तो ये भी एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नंबर 4 इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी था, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी था, वो क्या था, 0 था हमारा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल रिमेन द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हम 2 + 3 आयोटा ले लेते हैं, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर तो 2 + आयोटा 3 ही रहेगा ना, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया, आपको याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे हमारा एडिटिव इन्वर्स था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के उसका नेगेटिव ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाता है, 0। ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के उसका 1 बटा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट वाला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि हमारा उसमें नहीं था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि Z1 को हम Z2 प्लस Z3 में अगर ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 इंटू Z2 हो जाता है प्लस Z1 इंटू Z3 हो जाता है। ऐसे ही अगर Z1 प्लस Z2 पहले ले लिया जाए, इंटू Z3 कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है Z1 इंटू Z3, ठीक है, फिर Z2 इंटू Z3। ठीक है, ये सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको फॉलो करती है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हमारे पास Z1 है और Z2 है, हमने दोनों को डिवाइड करना है। बट यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि Z2 जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो Z1 बाई Z2 का मतलब है Z1 इंटू 1 बाई Z2। मतलब जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए तो हमने इन दोनों को करना है डिवाइड। तो 6 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऑपोजिट साइन से। यहाँ 2 माइनस आयोटा था तो इसको 2 प्लस आयोटा से क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब सिंपल करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 6 प्लस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये हो गया। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 को पहले 2 प्लस आयोटा से करेंगे और फिर 3 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से करेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस का 1। ठीक है, देन 6 इंटू 2 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे हो गया 4 प्लस 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी पुट हो सकती है। सो 12 प्लस 12 आयोटा, ठीक है, सो माइनस का 3 आ गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, डिवाइडेड बाई 5। सो 12 माइनस 3 हो गया 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ऐसे आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ पावर ऑफ आयोटा। क्या पावर होती है इस आयोटा की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है 1, ठीक है, सॉरी -1 है ना। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है। अब आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि आयोटा की पावर 2 है, आयोटा की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो गया, आयोटा की पावर 3 बन गई, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आयोटा साथ में ऐसे ही लगा दिया, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस का आयोटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने आयोटा की पावर 4 निकाली तो वो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 किसकी वैल्यू होगी, 1। ऐसे ही मैंने आयोटा की पावर 5 निकाली तो वो क्या हो गया, आयोटा का क्यूब इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस का आयोटा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करने पे आयोटा आ गया। फिर मैंने निकाला आयोटा की पावर 6, ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास -1। फिर मैंने आयोटा की पावर 7 निकाला तो माइनस का आयोटा। बट हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, अब किसी टाइम पे अगर बोला जाए आयोटा की पावर 57, ये तो मैंने छोटी ली है वैल्यू, अगर बोल दिया जाए कि 5000 समथिंग की वैल्यू निकालो, फिर कैसे निकालोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ी करने बैठ जाओगे। इसीलिए एक जनरल रूल बनाया गया था, तो ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि आयोटा की पावर 8 क्या हो गया हमारा, फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जब हम आयोटा के 4 है तो उसकी वैल्यू भी 1 है, ऐसे ही आयोटा की पावर 8 है जो उसकी वैल्यू भी 1 है। अगर आप निकाल के देखोगे तो आयोटा की पावर 12 भी 1 आएगी, आयोटा की पावर 16 भी 1 आएगी, ऐसे आएगा। तो यानी कि जब भी कोई 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, के कोई भी नंबर हो सकता है, तो 4k होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो 4 का मल्टीपल जब होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जब हम 4 के मल्टीपल में 1 ऐड कर देंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर था 5, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1, है ना, 4 इंटू 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा से क्या आएगी, आयोटा आएगी।
जब बनेगा 4k + 2, यानी कि जैसे आयोटा की पावर 6 है तो 4 × 1 + 2, ऐसे ही है ना। अब उसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, -1। देन 4k + 3 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होएगी, -आयोटा। ये आपको चारों याद रखनी है, माइंड में रखनी है। भूल भी जाओगे तो ये बनाकर देख लेना, इससे आपको ये वाला जो चीज़ है आइडिया लग जाएगा। ऐसे तो बहुत सिंपल है, आयोटा की पावर 4k 1, फिर आयोटा -1 - आयोटा, ठीक है। अब जैसे मैंने सॉल्व करना है आयोटा की पावर 57, ठीक है, तो इसको मैं 57 को पहले 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखूंगी। तो 4 से डिवाइड करूंगी, 4 × 1 = 4, 17, देन 4, 16, 1, रिमाइंडर रह गया, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 4 × 14 + 1, तो मतलब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 4k + 1 की फॉर्म में। तो 4k + 1 की फॉर्म में आंसर क्या होता है, आयोटा। तो सिंपल आयोटा इसका आंसर आ गया। ऐसे आप आयोटा की कितनी भी पावर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मकसद था इस टॉपिक को पढ़ाने का। क्लियर। नेक्स्ट आ गया स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यहाँ पर इसके रूट्स कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास आया -1 के अंदर रूट, मतलब बाहर रूट और -1 इसके अंदर, तो उसके रूट्स हम लिखेंगे आयोटा एंड नेगेटिव ऑफ आयोटा। जैसे हम नॉर्मली लिखते थे कि जैसे √9 है तो हम लिखते थे ना +3 एंड -3, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी लिखते हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा। जैसे मैंने बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -3, यानी कि जो -3 है वो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसके रूट्स कैसे लिखेंगे, √3 आयोटा -√3 आयोटा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो सिंपल जैसे हम नॉर्मली आइडेंटिटीज़ पढ़ते थे, जैसे रियल नंबर्स के केस में कि a + b² जो होता है वो a² + b² प्लस क्या होता है 2ab होता है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। z1 + z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर करोगे तो z1² + z2² + 2z1 z2, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव वाला z1² - 2z1 z2 z2², ठीक है। जैसे हम लिखते थे ना a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। ऐसे ही यहाँ पर z1 + z2 का क्यूब हम नॉर्मल a + b³ लिखते थे, a³ + b³ + 3ab × a + b। आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, z1 + z2 का होल क्यूब क्या आएगा, z1³ z2³ + 3z1 z2 × z1 + z2। तब भी आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ बनेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को लग रहा है ना, इसलिए ऐसे याद कर लिया करो। नेक्स्ट अगर z1 - z2 का होल क्यूब लिखना हो तो सारा माइनस कर देना, z2 का होल क्यूब -3z1 z2 z1 - z2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी। इतना कॉम्प्लेक्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने रियल नंबर्स के केस में किए थे वैसे ही यहाँ पर भी कर लो। और लास्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है a² - b² का, दैट इज़ a + b एंड a - b। ऐसे ही यहाँ पर भी है z1² - z2², वो बन जाता है z1 + z2 z1 - z2, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास दो बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक है, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, है भी बहुत सिंपल। अब z मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस को कैसे डिफाइन किया जाता है, दो डंडियों के बीच में रखा जाता है, इसको हम z को रखते हैं। इसका मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। आपको कुछ भी दे दिया जा सकता है, जैसे मैंने लिखा कि इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करो, तो इसका क्या है 3 + आयोटा × 1 हो गया, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। तो आंसर क्या आया 9 + 1 दैट इज़ √10। तो ये निकल गया मॉडुलस। तो मॉडुलस का बेसिकली मतलब क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का √, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस तरह से बार लगा दी जाती है। बार का मतलब है अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ये वाला, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के आगे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, ठीक है। मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर बार लगी है तो इसका मतलब हो गया 3 - आयोटा इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो z इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, z का बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मॉड ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z, और ये क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ z। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, और नीचे मॉडुलस का होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर इसलिए रूट हटाने के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये निकल आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है जी। अब जैसे मैंने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा, ठीक है, तो मैं पहले मॉड z निकालूंगी, मॉडुलस ऑफ z, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो ये हो जाएगा 4 + 9 दैट इज़ √13। ठीक है, और अगर मैं कॉन्जुगेट ऑफ z निकालूं तो कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 + 3 आयोटा, है ना, ये हो जाएगा। तो अगर हम z इन्वर्स निकालें तो ये होता है मॉड कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय मॉड z का होल स्क्वायर, मॉड z क्या है हमारा √13 उसका होल स्क्वायर, तो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, या इसको अलग अलग करके लिख सकते हो 2/13 + 3/13 इंटू आयोटा, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके बेसिस पे, तो ये इसको याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये आ रही हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिगार्डिंग होती हैं। जैसे अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे मॉड के अंदर लिखा है z1 × z2, तो उनके हम मॉड्स जो हैं वो अलग अलग कर सकते हैं, z1 को अलग z2 को अलग। ठीक है, और जब हमने डिवीजन के केस में इस तरह से आ जाए z1/z2 उसका मॉड निकालना हो तो उसके मॉड भी हम सेपरेट कर सकते हैं, z1 का अलग से z2 का अलग से निकाल सकते हैं। मॉड z तो आपको निकालना आता ही है। अब अगर आ जाए हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाए z1 और z2 का इकट्ठा, तो z1 का अलग से कर लो, z2 का अलग से कर लो। ठीक है, ऐसे ही अगर केस में z1 ± z2 हो तो z1 को अलग से और z2 को अलग से, बीच में साइन जो है वो ± ऐसे चलने दो। और अगर z1/z2 का कॉन्जुगेट आ जाए तो z1 का कॉन्जुगेट अलग और z2 का कॉन्जुगेट अलग। ठीक है, इस तरह से आप ये जो चीज़ें हैं वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिराइव किए गए हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ आर्गन्ड प्लेन। ठीक है, अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हम इनको कहाँ प्लॉट करेंगे, हमारे ग्राफ पेपर पे, जैसे हम नॉर्मली रियल नंबर्स करते थे। ठीक है, अब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4 आयोटा। ठीक है, इसमें जो ये रियल पार्ट होता है इसको हम x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और जो y हमारे पास y कोऑर्डिनेट है उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये पार्ट होता है उसको मान लेते हैं। यानी कि हम जो पॉइंट प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ पेपर पे, दैट इज़ 2,4। ठीक है, तो आप देखो कि A पॉइंट इसको मैंने ले लिया है। ठीक है, A पॉइंट ले लिया है, तो ये देखो 2,4 मैंने प्लॉट किया है, 2 इसका और 4 यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये प्लॉट हो गया, राइट। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से देखो, -2 + 3 आयोटा, तो हम -2,3 जो है वो प्लॉट करेंगे। तो ये देखो B जो है वो -2,3 मैंने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट आ गया 0 + 1 आयोटा, यानी कि 0,1 में प्लॉट करने जा रही हूँ, दैट इज़ C पॉइंट, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर्मली जैसे रियल नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ये कंसिडर करके उनका x और y कोऑर्डिनेट निकाल के इनको ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब जो प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर साइन कर रहा है टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गेंट प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन, जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया ऑब्वियसली इन द आर्गेंट प्लेन। ठीक है, तो आर्गेंट प्लेन के अंदर जो मॉडुलस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, √(x² + y², है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो ये होगा, ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Pxy एंड ओरिजिन 0, 0, है ना। बेसिकली तो यही कर रहे हैं ना कि हम कोई पॉइंट है हमारे पास Pxy, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और उसका हम डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, तो यहाँ से ये क्या है, किसी भी आर्गेंट प्लेन में, ठीक है, जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन, क्योंकि हम यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं मॉडुलस के केस में, है ना।
अब यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस है आर्गेंड प्लेन में, इसको हम क्या बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस है इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, रियल एक्सिस। और जो ये वाई एक्सिस है ये इसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये मॉडुलस की बात होगी कि मॉडुलस को हम आर्गेंड प्लेन में कैसे रखते हैं, अभी हमने देखा। नेक्स्ट आ गया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ की कोई भी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है, अब उसका कॉन्जुगेट अगर हमें आर्गेंड प्लेन में यहाँ पर बताना हो तो हम उसके वाई कोऑर्डिनेट में क्या कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। हम नॉर्मली कॉन्जुगेट में करते क्या हैं, देखो हम नॉर्मली कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, अगर हमने 2 + 3 आयोटा लिखा है तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा जब कॉन्जुगेट करेंगे, है ना। तो बेसिकली उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट के आगे उसके क्या लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो P है और Q है, ये देखो, तो Q क्या बन गया, उसका कॉन्जुगेट बन गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इन द आर्गेंड प्लेन आर रिस्पेक्टिवली, तो ये हो गया हमारे पास P पॉइंट और ये हो गया हमारा Q कॉन्जुगेट ऑफ P, ठीक है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, जिसके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप सारी चीज़ें जाकर देख सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में जो मैंने समझाया आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।